दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के बारे में, जो कि आपको 10th से लेकर 12th तक और उसके बाद ग्रेजुएशन तक काम आएगा अगर आप अपने पास फिजिक्स रखते हो तो। वो है द ओम्स लॉ। देखिए, 19th सेंचुरी में यानी कि 1827 में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज ओम। उन्होंने ये रिलेशनशिप दिया था। ये रिलेशनशिप था क्या? देखिए, पिछली वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि किसी वायर में से जब इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं तब करंट बहता है उसके अपोजिट। ठीक है, और ये चीज डिपेंड करती है दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस पर। यानी कि अगर कहीं हाई पोटेंशियल है, हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर है, तभी यहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे लो पोटेंशियल से। ठीक है, तभी यहां से करंट बह पाएगा। तो हाई पोटेंशियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो क्या इस पोटेंशियल डिफरेंस में और इसके बीच में जो करंट बह रहा है उसमें कोई रिलेशनशिप है? तो बिल्कुल है। वो रिलेशनशिप क्या है? देखिए, जॉर्ज ओम ने यह बात बताई कि जब आप किसी सर्किट में उन टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो तब उसके बीच में करंट भी बढ़ता है। इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझाता हूं, पहले भी यूज कर चुका हूं, बहुत आसान है। मान लीजिए कि आपके पास एक रबर बैंड है। रबर बैंड में आपने कोई चीज फंसाई है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन कह लो या चार्ज कह लो। ठीक है, फंसाई है। अगर आपने उसको इतना खींचा है तो वो उस हिसाब से ही दूर जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आप उस रबर बैंड को और ज्यादा खींच दोगे तो वो और ज्यादा दूर जाएगा। इस बात को गौर से समझिए कि डिपेंड करता है कि आप उसको कितना खींच रहे हो, कितनी इलास्टिसिटी है। कम खींचा है तो कम दूर जाएगा, ज्यादा खींचा है तो ज्यादा दूर जाएगा। अगर आपने बचपन में ये खेल किए हो कि रबर में कागज फंसा के फेंका हो, तो आप रबर को बहुत ज्यादा दूर तक खींचते थे, तभी रबर बहुत तेज जाता था और बहुत दूर तक जाता था। ठीक है, वही चीज यहां पर भी हो रही है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन या चार्जेस मोशन करेंगे। याद रखिए, मैंने जब आपको करंट के बारे में बताया था तो क्या बताया था? आई इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन टी। यानी कि एक कुलम चार्ज अगर कम से कम टाइम के अंदर गुजर रहे हैं तो करंट ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैंने हाई कर दिया है तो वो जो चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड से गुजरेंगे। याद रखिए, यहां पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक कुलम चार्ज को एक तो मैं 2 सेकंड के अंदर भेज रहा हूं और एक मैं 1 सेकंड के अंदर भेज रहा हूं। तो मतलब 1 सेकंड के अंदर भेज रहा हूं तो ज्यादा करंट निकलेगा उन्हीं चार्जेस में से, और 2 सेकंड में भेजूंगा तो कम करंट निकलेगा। ठीक है, तो ओम ने यह बताया कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस V उतना ही ज्यादा करंट। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और यहां पे V इज इक्वल्स टू में RI, जहां पे R क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की जो करंट को या चार्जेस को बहने से रोकती है। ठीक है, धारा प्रवाह में कोई रुकावट आती है। ये कैसे आ सकती है मैं आपको बताता हूं सिंपली। अगर आपके पास एक वायर है, उस वायर में से इलेक्ट्रॉन बहना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से बह नहीं पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आसपास जो एटम्स होंगे वो उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। इस बात को गौर से समझिए कि वो अपनी तरफ उसको खींचने की कोशिश करेंगे तो वो उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे, और जब वो उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे तो वो आसानी से बहेंगे नहीं और करंट नहीं बह पाएगा। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। ओम ने जब ये बात कही कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो वहां पे उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। ध्यान से समझिए कि अगर आपके पास एक वायर का टुकड़ा है, उसमें V जो है वो I के प्रोपोर्शनल है, तो उसका जो टेम्परेचर है वायर का वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप वायर का यानी कि मेटल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दोगे, अब हमें पता है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स जो है उसके अंदर के जो एटम्स हैं वो तेजी से मोशन करने लगते हैं, तो वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ओम्स लॉ को लिखने के लिए आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना जरूरी है। ये बात जरूर लिखनी है, ये चीज हमें जरूर लिखनी है। ये पूरी डेफिनेशन देख लो, ये बुक की ही डेफिनेशन है, इसके अंदर मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट ही बताया है। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल्स टू में RI। अब अगर हम लोग रेजिस्टेंस के SI यूनिट की बात करें तो देखिए बहुत ही आसान है। इसी फॉर्मूले से एक दूसरा फॉर्मूला भी बन सकता है, R इज इक्वल्स टू में V अपॉन I। ठीक है, यहां पे हमें पता है कि V का जो यूनिट होता है SI यूनिट वो वोल्ट होता है, और I का जो होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, दोनों ही साइंटिस्ट के नाम पे हैं।
तो अगर किसी वायर में टर्मिनल्स में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे 1 वोल्ट हायर है, यहाँ लो है, उसमें से अगर 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, तो इसका मतलब उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 ओम होगा। देखिए, वोल्ट जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे पोटेंशियल, करंट जो है वो एम्पियर है, साइंटिस्ट के नाम पे है, तो ये भी साइंटिस्ट के नाम पे ही होगा क्योंकि इसे ओम ने डिस्कवर किया था, तो इसीलिए उसे हम कहेंगे 1 ओम। और इसी में आप एक दूसरी ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो, यानी कि एक और फॉर्मूला बना सकते हो इसी फॉर्मूले से, वो है I इज इक्वल्स टू में V अपॉन R। इसको जरा गौर से समझना, अगर R यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो करंट की वैल्यू कम होगी। भाई अगर यहाँ पे पूरी वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बाधा ज़्यादा है, रुकावट ज़्यादा है, तो करंट बहेगा कैसे, चार्जेस बहेंगे कैसे, नहीं बह पाएंगे ना। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा, ठीक है। इसी से हम निकाल सकते हैं बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर। जिस मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है और करंट ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं गुड कंडक्टर, ठीक है। जिस मटेरियल में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, अप्रिशिएबल, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ अप्रिशिएबल हो, और करंट कम होता है, उसे हम कहेंगे रेजिस्टर। याद रखिए, रजिस्टर बनते हैं जैसे कि कार्बन रजिस्टर का यूज किया जाता है, तो उसे हम लोग रजिस्टर कहेंगे। जिस मटेरियल में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो और करंट बहुत कम हो उसे हम लोग कहेंगे बैड कंडक्टर। जैसे कि ग्लास में से करंट बहता है क्या, बहुत कम बहता है, ठीक है, तो वो एक बहुत ज्यादा बैड कंडक्टर है। और वहीं किसी मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस सबसे ही ज्यादा हो, बहुत ही ज्यादा हो, और करंट बिल्कुल ही जीरो हो, नेग्लिजिबल हो, खत्म ही हो, तो उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर। मतलब गुड कंडक्टर, रेजिस्टर, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर, 4 तरीके के मटेरियल होते हैं। और हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है तो हमें गुड कंडक्टर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कॉपर वायर। कॉपर वायर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए करंट इजीली बह जाता है। बैड कंडक्टर में क्या होता है कि अगर आप करंट देते जाओगे तो वहां पे हीट लॉस होगा। हीट लॉस होगा, क्यों होगा, क्योंकि करंट तो बह नहीं पा रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से कम बह पा रहा है, तो बाकी जो करंट है वो हीट के रूप में बर्बाद हो जाएगा। हमें पता है कि जो एनर्जी है वो कंजर्वेशन होती है, मतलब कंजर्व्ड होती है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो आपकी करंट है वो हीट के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो वहां हीट लॉस ज्यादा है, वहां हमें नुकसान ज्यादा है। तो इस तरीके से 4 तरीके के मटेरियल होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है ओम्स लॉ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस की क्या क्या डिपेंडेंसीज होती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद भी इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन आता है, कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।